मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? ठीक है। आज हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है। और इसके अंदर हमने यूरिनरी ब्लैडर प्री वॉइड पोस्ट वॉइड कैसे लेते हैं, प्लस हमने इसके अंदर देखना है कि प्रोस्टेट को हम लोग एब्डोमिनल स्कैन के ऊपर किस तरह से मेजर करते हैं। ठीक है। तो जब भी हमने जाहिर सी बात है, जब आप केयूबी का स्कैन कर रहे होते हैं या फिर आपके पास कोई पेशेंट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के साथ आता है, तो आपने क्या करना होता है, ब्लैडर की वॉल जोन सी होती है उसको मेजर करना होता है। अगर ब्लैडर की वॉल जोन सी है वो 5 mm से ज्यादा है, फिर हम लोग उसको सिस्टाइटिस कहते हैं। ठीक है। नॉर्मली आपने जो सिम्फिसिस प्यूबिस है उससे बिल्कुल ऊपर आपने इस तरह से ट्रांसफर सेक्शन के अंदर प्रोब को रखना है। और अगर प्रॉपरली ब्लैडर डिस्टेंडेड होगा तो आपको इस तरह से एमए जोन से ब्लैडर की वो मिलेगी। याद रखिएगा, ब्लैडर जोन सा है उसको ओवर डिस्टेंडेड नहीं करवाना, बिकॉज अगर ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर करवाएंगे तो ये सारा ब्लैडर जोन से आपको राउंड शेप में नजर आएगा, इस तरह की शेप ब्लैडर की नहीं होगी। ठीक है। अब आपने ब्लैडर को जब मैयर करना है, प्री वॉइड लेना है जब आपने ब्लैडर में, तो आपने इस तरह से एक ट्रांसवर्स में इमेज लेनी है और एक आपने लेनी है लॉन्गिट्यूडनल में। ठीक है। जहां पर आप लोग ट्रांसवर्स में इमेज ले रहे हैं वहीं पर ही आपने प्रोब को लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में कर देना है और आपने एक मेजरमेंट उसकी लेनी है। ठीक है। अब प्री वॉइड लेने का तरीका ये होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल, अगर तो आपके पास ब्लैडर जो सा है उसके सामने अगर आपके पास फीचर्स आ रहे हैं तो आप लोग प्री वर्ड पे क्लिक कर दे, लेकिन अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आपके पास अगर गायनी की मशीन है, छोटी मशीन है, अगर उसके ऊपर प्री वर्ड पोस्ट वर्ड लेना है, ओवरी खोलने, ओवरी का वॉल्यूम लेने के लिए हम लोग 3 मेजरमेंट्स लेते हैं। कुछ भी इस तरह से आप लोग करने के बाद आपके पास वॉल्यूम आना चाहिए। एक इस तरह से एपी में लेते हैं, ये इस तरह से लेंथ। 2 मेजरमेंट हम लोग लेते हैं ट्रांसवर्स में, और लेंथ जो सी होती है, सॉरी, ट्रांसवर्स में हम लोग लेते हैं एपी और विड्थ, और जो लेंथ होती है वो हम लोग लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेजर करेंगे। जब आपके पास 3 मेजरमेंट्स हो जाएंगे, ब्लैडर का वॉल्यूम जो सा होगा वो खुद ब खुद ही आपके पास आप सामने आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आ रहा है 160 ml। ठीक है। अब ये 160 भी होता है, 300 भी होता है, पेशेंट टू पेशेंट ये चीज वेरी करती है। फिर आपने पेशेंट से कहना है कि अपना जो जो भी आप यूरिन आपको आ रहा है आप यूरिन पास करो। जब पेशेंट यूरिन पास करके आएगा आपने देखना है, अगर तो ब्लैडर के अंदर स्टिल वॉल्यूम है, अगर आपको स्टिल ब्लैडर के अंदर वॉल्यूम नजर आ रहा है, यूरिन नजर आ रहा है, आपने उसको मैयर करना है। जितना भी पोस्ट वर्ड में मैयरमेंट आ रही होगी ना, आपने वही वाला एमएल आपने जितना भी देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कैन प्री वर्ड में आपके पास 200 ml आ रहा था, अब पेशेंट ब्लैडर अपनी तरफ से पेशेंट को आपने पूछना है कि आपने प्रॉपरली जो यूरिन है उसको पास आउट कर कर आना है। ठीक है। अब आप पेशेंट को पूछेंगे आपको यूरिन तो नहीं आ रहा, वो कहेंगे नहीं, आपने पेशेंट को लेटाना है। जैसे ही पेशेंट लेटेगा आपने दोबारा से प्रोब को उसी रीजन के ऊपर रखना है। जब आप लोग प्रोब को उसी रीजन पे रखेंगे, अगर तो आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो फिर आप लोग पोस्ट वर्ड में लिखेंगे निल, NIL निल। ठीक है। या फिर आप उसको 5 ml भी लिख सकते हैं, दैट इज ओके। बट अगर आपको यूरिन नजर आ रहा है, ठीक है, आपने उसको मैयर करना है। प्री वर्ड अगर 200 ml था, पोस्ट वर्ड आपके पास 50 ml भी आ सकता है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ठीक है। ये उन पेशेंट के अंदर होता है जिनके अंदर प्रोस्टेटोमेगाली होती है ना, उन पेशेंट्स के अंदर जो ब्लैडर है ना वो प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो पाता। तो उनके लिए जब आपके पास केयूबी का पेशेंट आएगा ना, तो कोशिश करनी है केयूबी के पेशेंट के अंदर आपने प्री वर्ड पोस्ट वर्ड लाजमी करना है। और साथ अगर मेल पेशेंट है तो प्रोस्टेट भी आपने साथ जरूरी करना है। ठीक है। बिकॉज ये हमारे पास पूरा एक ही सिस्टम बनता है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर। ब्लैडर के बिल्कुल नीचे एक चीज रह जाती है, दैट इज प्रोस्टेट। फीमेल का अगर आएगा तो वो गायनी का स्कैन तो अलग होता है। ठीक है। लेकिन अगर मेल का स्कैन होगा तो फिर आपने प्रोस्टेट जोन सा उसको साथ ही मैयर करके फिर लिखना है। नहीं, ये मैंने बस अंदाजन बताया है कि हो सकता है कि पेशेंट का पोस्ट वाइट जोन सा है वो इतना हो। ये कोई नहीं है, हो सकता है कि उनका कुछ भी ना आ रहा हो सकता है अगर 200 ml उनका पहले आ रहा था तो बाद में आप करें तो उनका 150 ml भी आ रहा हो, और उनको वो अपनी तरफ से यूरिन बिल्कुल पास करके आए, उनको यूरिन नहीं आ रहा बट स्टिल उनका ब्लैडर जोन सा उसके अंदर यूरिन पड़ा हुआ है। तो ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। बस आपके पास जो मेजरमेंट आ रही है ना आपने सिर्फ वही लिखनी है। आपने प्री वर्ड जो है आ रहा है आपने वो भी लिखना है, पोस्ट वर्ड अगर आ रहा है तो लिख दे, अगर नहीं आ रहा तो नहीं लिखते, दैट्स इट।
अगर पोस्ट वर्ड के ऊपर अगर स्टिल आपके पास यूरिन आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट की जो ब्लैडर की वॉल है ना वो इतनी ज्यादा वीक हो चुकी हुई है कि उनको आइडिया ही नहीं हो पाता कि आइदर उनका यूरिन जो है वो उनको आ रहा है या नहीं आ रहा, उनके जो सिग्नल्स होते हैं प्रॉपरली वो उनको जा नहीं रहे हैं। ठीक है, स्फिंक्टर जो सा होता है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। या फिर अगर पेशेंट जो यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस के साथ आते हैं उसके अंदर ये होता है कि पेशेंट से यूरिन होल्ड ही नहीं होता, उनका ब्लैडर बिल्कुल एम्प्टी होता है बट स्टिल उनको बार बार इस चीज की अर्ज हो रही होती है कि वो यूरिन पास करें। तो ये हर चीज उनसे होती है ना कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, डिपेंड अपॉन द सिम्टम्स कि उनको किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद आता है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस किसको कहते हैं कि अगर यूरिनरी ब्लैडर की वॉल की इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको हम लोग कहते हैं सिस्टाइटिस। ब्लैडर के अंदर तो यूरेटर होते ही नहीं है। यूरेटर निकलते हैं किडनी से। जब मैंने आपको किडनी का पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि यूरेटर जोन से हमें नजर नहीं आते हैं अनटिल अनलेस जब तक वो डायलेटेड ना हो। ठीक है, जब मैंने आपको ग्रेड 4 की हाइड्रोनेफ्रोसिस पढ़ाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ से यूरेटर निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ का यूरेटर जोन सा ऑलरेडी डायलेटेड है। ठीक है, यूरेटर अगर आप बहुत ज्यादा बिगनिंग स्टेज पर हैं तो आप लोग उसको असेस नहीं कर सकते अनटिल अनलेस उसके अंदर जब तक कोई पैथोलॉजी नहीं हो। ठीक है, आप लोग अगर हाँ अगर वो बहुत ज्यादा डायलेटेड है या अगर उसके अंदर कोई स्टोन स्टक हुआ हुआ है और अगर आपने यूवीजी जंक्शन जोन सी है उसकी आपने देखना है कि अगर वहां पे कोई स्टोन जोन सा वो स्टक तो नहीं है, या फिर आपने ब्लैडर जोन सा है उसको प्रॉपरली असेस करना है, तो फिर आप लोग उसके अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा था कि डॉपलर को ऐड करके आप लोग उसको देख सकते हैं यूरिन जो जेट होता है। ठीक है, बट ओवरऑल यूरेटर के अंदर ब्लैडर के अंदर यूरेटर नहीं होता, यूरेटर आपको किडनी से निकलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन जो उनका एक पॉइंट होता है ना जहां पर आके यूरेटरी जोन से हैं वो एम्प्टी होते हैं ब्लैडर के अंदर, वो चीज हम लोग प्रॉपरली असेस नहीं कर सकते। ठीक है, वो चीज हमें सिर्फ तभी तभी नजर आएगी अगर उसके अंदर कोई चीज होगा। अगर कैलकुलस होगा तो जैसे ही आप लोग उसको देख रहे होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर आपको साइड्स पर किडनी नजर आ रही है, ठीक है, आपने किडनी से अगर आपको कोई भी रिलेटेड निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, अगर तो कैलकुलस होगा तो आपके पास कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होगी। ब्लॉकेज के अलावा दूसरी चीज है आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस मिलेगी, क्योंकि ये चीजें जो उनसे ये को एग्जिस्ट करती हैं। अब आपको पता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस, अब हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों है, वो असल में हाइड्रोनेफ्रोसिस किस वजह से है कि कहीं ना कहीं यूरिन जोन है वो स्टक हो रहा है, उसका बैक फ्लो हो रहा है। अब यूरिन कहाँ पे स्टक हो रहा है ये हमने देखना। अगर तो आपको किडनी के अंदर कैलकुलस नजर आ जाता है तो उसका मतलब है कि दैट्स ओके। अगर आपको यूरेटर के अंदर कहीं ना कहीं कैलकुलस नजर आएगा, अब देखिए नॉर्मली तो हमें यूरेटर नजर नहीं आता, लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपको यूरेटर जोन से है वो किडनी से निकलता हुआ नजर आ रहा है कि प्रॉपर डायलेट हुआ हुआ है, यूरेटर जोन से वो प्रॉपरली डायलेट है, आपने उसी को ही फॉलो करते हुए ब्लैडर तक आना है। ठीक है, अब उसी दौरान अगर कहीं पर आपको कहीं पे कैलकुलस नजर आएगा तो ब्राइट इकोजेनिक का पेनिस में होगा, प्लस उसकी पोस्टीरियर कोस्टिक शैडोइंग जो उनसे होगी वो भी आपको नजर आएगी, तो आपको उस चीज से आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे तो कोई ऑर्गन नहीं है, तो फिर यहाँ पे ये इस तरह से ब्राइट इकोजेनिक सी चीज क्या पड़ी हुई है, फिर आपको उस चीज से खुद को खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये यूरेटर के अंदर स्टोन पड़ा हुआ है जिसको हम लोग यहाँ से असेस करें, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हुई हुई है, जहाँ जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई हुई है। हाँ जी, बिकॉज ब्लॉकेज तब हाइड्रोनेफ्रोसिस, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास कैलकुलस है या फिर स्टोन है तो फिर ये हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस जोन सी है ये अकेले भी हो सकती है, इसके लिए किसी और पैथोलॉजी का को एग्जिस्ट होना जरूरी नहीं है। ये इट्स ऑल्सो अ पैथोलॉजी। ठीक है, अगर तो ये बहुत अर्ली स्टेज पर होगी, हाँ ग्रेड 3 ग्रेड 4 पे जाके हाइड्रोनेफ्रोसिस को एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, लेकिन जरूरी भी नहीं है, ये पेशेंट टू पेशेंट चीजें वेरी कर सकती हैं। हाँ जी, सिर्फ जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है वो सिंगल भी हो सकती है। अगर अगर आपके पास कहीं पे स्टोन आ रहा है तो आपको किडनी के अंदर अगर स्टोन नजर आएगा तो फिर ही आप लोग उसको यूरेटर में देख सकते हैं, बिकॉज किडनी से निकल के स्टोन यूरेटर तक जाता है, वो यूरेटर के अंदर नहीं बनता, वो किडनी से ही निकल कर यूरेटर में जा रहा होता है। क्लियर है? फिर उसके बाद ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद जरूरी नहीं है कि सिस्टाइटिस, अच्छा जब भी आपके पास पेशेंट सिस्टाइटिस या फिर यूरिन इनकॉन्टिनेंस या फिर
यूरिन की किसी भी कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं, आपने पेशेंट को यूरिन टेस्ट जो सा कंप्लीट एग्जामिनेशन लाजमी आपने उनको एडवाइस करना है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को ये चीज क्रोनिक स्टेट पर आ गई है कि मतलब ये चीज उनको लास्ट फ्यू मंथ से या ईयर से हो रही है, फिर आपने क्या करना है, उनका कल्चर करवाना है, यूरिन कल्चर करवाना है, ठीक है। ताकि हमें पता चले कि किस रीजन की वजह से ये चीज जो उनसे वो ठीक नहीं हो पा रही है। तो सिस्टाइटिस जोन सा है, ये जोन सा इन्फेक्शन जरूरी नहीं है कि ये ब्लैडर का इन्फेक्शन हो, ये यूरिनरी ट्रैक का भी इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे पाइलोनेफ्राइटिस, अगर किडनी में इन्फेक्शन हुआ हुआ तो उसकी वजह से ब्लैडर के अंदर भी इन्फेक्शन हुआ हो, या यूरेटर्स के अंदर इन्फेक्शन हुआ हो तो उसकी वजह से ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग क्या करवाते हैं कि यूरिन का टेस्ट करवाते हैं, ताकि हमें हर चीज के बारे में आइडिया हो सके कि आइदर कि सिर्फ ब्लैडर की ही कॉम्प्लिकेशन है या फिर इससे रिलेटेड अदर स्ट्रक्चर्स उनसे वो भी इससे को एग्जिस्ट कर रहे हैं। पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट होगा? सुप्राप्यूबिक पेन होगी, डिस्यूरिया होगा, हिमाचूरिया होगा, यूरिन पास करते हुए ब्लड आ रहा है, ठीक है, बार बार यूरिन पास करने का अर्ज होगा। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं अगर उनके अंदर ये चीज उनसी एक्यूट फेज में होगी, अगर तो सिस्टाइटिस एक्यूट फेज में होगा तो पेशेंट आपके पास फीवर, चिल्स और फटीग के साथ भी प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर वो जिस क्रोनिक फेज में चली जाएगी तो फिर पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो समटाइम्स क्या होते हैं, रिग्रेस हो जाते हैं, वो प्रॉपरली उनको वो सिम्टम्स है वो कॉज नहीं हो पाते, क्योंकि उनको उस चीज के साथ रहने की आदत हो चुकी होती है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो सीरम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है वो भी एलिवेटेड होते हैं। फिर समटाइम्स ल्यूकोसाइड सोन्स होते हैं, जब आप यूरिन टेस्ट करवाते हैं उसके अंदर पॉजिटिव होता है, नाइट्राइट सोन्स होते हैं वो भी होते हैं यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर। अच्छा, एक और चीज, जब भी पेशेंट जोन से हैं आपके पास, अगर इस कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं तो जरूरी नहीं है कि पेशेंट की जो इंटरनल बॉडी है उसकी रीजन की वजह से ही इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है। ये इन्फेक्शन जो सा है पेशेंट अनहाइजीन रहने की वजह से भी कॉज हो सकता है, ठीक है। यानी वो अपने इंटीमेट एरिया जोन से हैं उनकी प्रॉपरली केयर नहीं करते हैं, प्रॉपरली हाइजीनिक नहीं है वो, उसकी वजह से भी चीज होती है। तो कोशिश करें, इफ अगर आप लोग गायनेकोलॉजिस्ट हैं या अगर एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जो भी हैं, तो ऑलवेज अपने पेशेंट को अपने इंटीमेट जो वॉशेज होते हैं वो लाजमी प्रिस्क्राइब किया करें, बिकॉज यहाँ पे लोगों को इस चीज की इतनी अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। पेशेंट्स जोन से हैं बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक होते हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉमन है। फीमेल्स के अंदर तो ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल गायनेकोलॉजिस्ट जो भी है यहाँ पर, अगर अगर मेल भी किसी क्या कहते हैं पेशेंट अगर आपके पास इस तरह से आए, तो प्लीज आप लोग उनको जो इंटीमेट वॉशेस हैं वो लाजमी प्रिस्क्राइब किया करें, जो जिनको वो अपने डेली रूटीन के अंदर डेली यूज में उस चीज को लेकर आए, ताकि ये इन्फेक्शन जो से हैं ये कम हो सके, ठीक है। तो ये एक चीज मैंने आप लोगों को बतानी थी। देन उसके बाद आपके पास अगर इसकी अपेयरेंस देखी जाए, तो नॉर्मली अगर आपके पास कंप्लीटली डिस्टेंडेड ब्लैडर है तो आपके पास जो यूरिनरी वॉल की मेजरमेंट है वो 3 mm से इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। अगर तो वो 3 mm से इंक्रीज हो जाएगी तो फिर हम उसको क्या रूल आउट करेंगे, सिस्टाइटिस। और अगर पेशेंट का ब्लैडर जोन सा है वो पार्शली डिस्टेंडेड है, यानी वो कंप्लीटली डिस्टेंडेड है या यूरिन है लेकिन थोड़ा बहुत है, आपको वॉल नजर आ रही है, तो फिर आप लोग 5 mm का वो वैल्यू रखते हैं। अगर 5 mm से इंक्रीज करेगा नॉन डिस्टेंडेड ब्लैडर के अंदर, फिर आप लोग उसको क्या रूल आउट करेंगे, सिस्टाइटिस, ठीक है। इंट्राल्यूमिनल डेब्रिस भी हो सकता है, उसके अंदर एडिमा भी हो सकता है, कैल्सिफिकेशन सी हैं वो भी हो सकती हैं, ठीक है। कोई फॉरेन बॉडी की वजह से भी हो सकता है, डायवर्टिकुलम भी हो सकता है। लेकिन ये कब होगा, क्रोनिक सिस्टाइटिस के अंदर होगा, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इतनी ज्यादा हमें जो वॉल जो उनकी इन्फेक्टेड नजर आ रही है, ये इसकी जो ओवरऑल मेजरमेंट है ये 7 आ रही है, 7 mm। तो 7 mm हमें पता है कि यहाँ पे ब्लैडर जो है वो प्रॉपरली डिस्टेंडेड नहीं है, ठीक है, ये पार्शियल डिस्टेंडेड है। तो इसके अंदर हमारे पास कम से कम वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5 mm, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है, 7। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, क्या ये इसको हमने क्या रूल आउट किया, क्या डायग्नोस किया कि पेशेंट को सिस्टाइटिस है, ठीक है। ये यहाँ पे डेब्रिस पड़ा हुआ है, ठीक है। बस इसी तरह से हम लोग इसको रूल आउट करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड, प्री वॉइड, पोस्ट वॉइड या फिर सिस्टाइटिस, क्योंकि मेनली हमारे पास यही कॉमनली पेशेंट्स आते हैं। सबको क्लियर हो गया? डिस्टेंडेड अगर होगा तो फिर आपके पास वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 3,
और अगर नॉन डिस्टेंडेड ब्लैडर होगा तो फिर आपके पास वैल्यू आनी चाहिए लेस देन 5। ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट का ब्लैडर बिल्कुल एम्प्टी है ना, फिर नहीं आप लोगों को वॉल थिकनेस नजर आ सकते, फिर तो आपको ब्लैडर ही नहीं नजर आएगा। ठीक है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू आपको तभी नजर आएगी, वॉल थिकनेस तभी नजर आएगी अगर पेशेंट सिर्फ पार्शली फिल्ड ब्लैडर के साथ भी आपके पास आएगा ना, तो भी आप लोग उसको देख सकते हैं। बट कंप्लीटली स्टेटेड होना जरूरी है। लेकिन एम्प्टी अगर ब्लैडर होगा या फिर बिल्कुल माइल्ड से यूरिन होगा तो फिर आप लोग ना ही ब्लैडर को प्रॉपरली असेस कर सकते हो और ना ही आप उसके वॉल थिकनेस को देख सकते हो। तो इसलिए मेक श्योर जब भी आपके पास केयूबी का भी पेशेंट आए ना, तो आपने उसका ब्लैडर कंप्लीटली फिल करवा के ही स्कैन करना है। इसलिए नहीं कि हमने किडनीज को देखना है, इसलिए कि हमने ब्लैडर को देखना है, ब्लैडर को असेस करना। और अगर वो मेल पेशेंट है तो जाहिर सी बात है, मेल पेशेंट के अंदर अगर आपने प्रोस्टेट को भी देखना है तो फिर उसके लिए भी आपको ब्लैडर जो सा वो कंप्लीटली स्टैंडर्ड ही चाहिए होगा। जब तक आपको कंप्लीटली स्टैंडर्ड ब्लैडर नहीं मिलेगा, आप लोग प्रोस्टेट की मेजरमेंट भी नहीं ले सकते। ठीक है। तो ऑलवेज मेक श्योर अगर मेल पेशेंट है केयूबी के स्कैन के साथ आया तो आपने उनका जो ब्लैडर है वो कम्प्लीटली फिल करवाना है। और अगर फीमेल पेशेंट है, अगर वो केयूबी के साथ आई है, तो पार्शियल फिल ब्लैडर के साथ भी काम चल सकता है। ठीक है। क्योंकि जाहिर है अगर वो गायनी का स्कैन करवाएंगे तो गायनी के लिए उनको अलग से ब्लैडर जो सा वो फिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर गायनी का नहीं है, केयूबी का, तो पार्शियल स्टेटेड के साथ ब्लैडर भी हम लोग कर सकते हैं उसको मुझे। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, साउंड वेव्स यूज करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड को चेक करने के लिए। ठीक है। और इसके अंदर इसके सिम्टम्स के अंदर क्या आता है कि पेशेंट को यूरिन पास करते हुए डिफिकल्टी होती है और जो उनका ब्लड टेस्ट होता है वो एलिवेटेड होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग रेक्टल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं बिफोर द स्कैनिंग, ताकि अगर हमें किस तरह का कोई नोड्यूल वगैरह या कोई एब्नॉर्मैलिटी या फिर पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह डायस्थेसिस जो सा ये इस तरह का कुछ तो नहीं हो रहा। फिर अल्ट्रासाउंड जो सा ये सेफ नॉन इन्वेसिव होता है। ओवरऑल देखा जाए तो प्रोस्टेट के लिए जो हम लोग स्कैन करते हैं ट्रांसरेक्टल स्कैनिंग, हमारे लिए मोडालिटी ऑफ चॉइस वही है स्कैन करने के लिए। इमेजिंग मोडालिटी जो सी है ना, प्रोस्टेट के लिए ट्रांसरेक्टल ही होती है। बट लोगों के अंदर एक पहली बात है इतनी अवेयरनेस नहीं है, दूसरी चीज उनको एक चीज कॉस्टली लगती है, और तीसरी चीज ये होती है कि कुछ लोगों को इस चीज का फोबिया होता है कि पता नहीं पेशेंट को कितनी ज्यादा पेन होगी। ठीक है। तो इसीलिए वो लोग ट्रांसरेक्टल की तरफ आते ही नहीं है। तो वो मोस्टली कहते हैं कि आप लोग एब्डोमिनल स्कैन के साथ ही प्रोस्टेट जो है उसको मैयर करके दे दें। देन प्रोस्टेट अल्ट्रासाउंड जो सा होता है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, और एक तो हमें अल्ट्रासाउंड के साथ एक इमेजिनरी पिक्चर मिल जाती है जिसकी वजह से हम लोग प्रोस्टेट और उसके जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं उसको देख सकते हैं। फिर अगर इफ यू आर अबव देन 40, ठीक है, और कोई अनयूजुअल से सिम्टम्स आपको पोज हो रहे हैं या फिर प्रोस्टेट कंसंट्रेशन की तरफ आप लोग जा रहे हैं, तो यू हैव टू परफॉर्म। आपको चाहिए कि आप लोग उन पेशेंट्स को सजेस्ट करें कि एक दफा वो अपने प्रोस्टेट का जो टेस्ट है वो लाजमी करवा लें, प्लस उसका जो अल्ट्रासाउंड है। इस तरह से आपके पास प्रोस्टेट जोन सा है ये ब्लैडर के नीचे बिल्कुल सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, और इस तरह से आपको ये प्रोस्टेट नजर आ रहा है। एक वैल्यू आपने इसकी, दो वैल्यू जोन से होती है वो ट्रांसवर्स में लेनी होती है, और एक वैल्यू जोन से होती है वो लॉन्गिट्यूडनल में लेनी होती है। ठीक है। प्रोस्टेट को भी मेजर करने का यही तरीका होता है, एक आपने एपी व्यू लेना होता है, एक आपने विड्थ लेनी होती है, और जो एक लॉन्गिट्यूडल सेक्शन होता है उसके अंदर आपने इस तरह से एक लेंथ लेनी होती है। ठीक है। ये तीन मेजरमेंट्स लेते हैं तो आपके पास प्रोस्टेट का जो ओवरऑल वैल्यू है वो आपके सामने आ जाती है। लेकिन अगर आपने इसको मैन्युअली करना है तो जो भी आपके पास तीनों मेजरमेंट्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल 2.4, 3.9 और फिर उसके बाद एक आप कर लें 2.4। ठीक है। जो भी तीनों मेजरमेंट्स आ रही है, वन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय थर्ड मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 0.52, तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 0.52 पे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास ओवरऑल प्रोस्टेट जो सा होगा वो आ जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर पेशेंट के आप कौन से सिम्टम्स होंगे जिसकी वजह से आप लोग उनको ये, एक तो उनको यूरिन पास करते हुए पेन होगी, हीमाचूरिया होगा, कोई नोड्यूल उनको फील हो रहे होंगे अराउंड द रेक्टम। ठीक है। कोई एबनॉर्मल यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट आया है, लो स्पर्म काउंट आया है, तो इस वजह से, या फिर अगर आपके डॉक्टर को किसी सैंपल की या बायोप्सी की जरूरत है तो उससे पहले एक दफा वो आपका सिंपल ग्रे स्केल का स्कैन करवा लेते हैं, जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई रिस्क वगैरह अगर किसी पैथोलॉजी का हो तो वो यहाँ से खत्म हो जाता है। जैसे आपने ब्लडर की मेजरमेंट लेनी है ना, वैसे ही आपने इसकी लेनी है। ट्रांसवर्स में रखेंगे, थोड़ा सा प्रोब को नीचे करेंगे तो प्रोस्टेट नजर आ जाएगा।
ठीक है। हम ट्रांसफर्स में दो मेजरमेंट लेते थे प्रोस्टेट की, दो ही लेंगे। एक मेजरमेंट हम लोग ब्लैडर की उसमें लेते थे लॉन्गिट्यूडनल में, एक ही मेजरमेंट हमने लॉन्गिट्यूडनल में लेनी है। तीनों मेजरमेंट्स आ गई। तीनों मेजरमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है 0.52 के साथ। मतलब 1.3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3.6 मल्टीप्लाई बाय 0.52। इस तरह से हमने क्या करना है, इसको मेजर कर लेना है मैनुअली। लेकिन अगर आपके पास अच्छी मशीन है तो उसके ऊपर ये खुद ब खुद ही आपकी तीनों वैल्यूज आप लोग जैसे ही मेजर करेंगे, साथ ही आपको ये उसकी ओवरऑल वैल्यू जो सी होगी वो बता देंगे। एक मेजरमेंट आपने लॉन्गिट्यूड में लेनी है, दो मेजरमेंट्स आपने ट्रांसवर्स में लेनी है। ब्लैडर को बस आपने लैंडमार्क रखना है, ब्लैडर के बिल्कुल नीचे ही आपको प्रोस्टेट नजर आ जाएगा। क्लियर है सबको? और अगर इसकी वैल्यू जो सी है, नॉर्मली हमारे पास 25 to 30 ग्राम्स होती है, अगर वो इसे एक्सीड कर जाता है तो फिर हम इसको प्रोस्टेटोमेगैली कहते हैं। ठीक है। बाकी इसका जो एक कंप्लीट लेक्चर है वो हमारे पास, क्योंकि जाहिर है कि स्मॉल पार्ट है तो वो स्मॉल पार्ट्स का जब लेक्चर होगा तो एक कंप्लीट प्रोस्टेट के ऊपर उसी के ऊपर ही हम लोग इसको कवर करेंगे। लेकिन ये एक बेसिक था तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, बट ओवरऑल ये स्मॉल पार्ट्स उनसे हैं, ये उसका एक टॉपिक है। ठीक है। क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, अब मैं आपकी छोटी सी वीडियो जो सी है वो अपेंडिक्स की दिखा देती हूँ। 4 मिनट्स की वो वीडियोज है, साथ साथ मैं आपको गाइड करती रहूंगी। यूट्यूब से दिखाऊंगी एक वीडियो। वो मैंने बात की हुई है, इंशाल्लाह ईद के बाद हम लोग रिपोर्टिंग के जो लेक्चर्स हैं वो करेंगे, जिसके अंदर एब्डोमिन का अलग से वर्कशॉप होगी, गायनी की अलग से होगी, स्मॉल पार्ट्स की अलग से होगी, और ओब्स की अलग से होगी। प्लस एनॉमली लेक्चर, एनॉमली का ऐसा ठीक है, वो भी रख लेते हैं। बट लेकिन अब जो भी होगा वो ईद के बाद, अभी तो कोई भी पॉसिबल नहीं है। अब इंशाल्लाह हमारा स्मॉल पार्ट्स का आ रहा है अभी तक तो, लेकिन वर्कशॉप्स भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, जो भी न्यू अपडेट होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ अपेंडिक्स की, वो आप लोग देख लीजिएगा। Appendix is a tube-shaped organ in the right iliac fossa. आपने बिल्कुल जो अम्बिलाइकल रीजन होता है उसके बिल्कुल साथ ही हमने राइट इलियक फोसा के अंदर जो है लीनियर प्रोब। अब मैं नहीं जानती कि लोगों को सिर्फ ना जो एब्डोमिनल प्रोब है ना उससे सिर्फ आइडिया हो पाता है कि आइदर अपेंडिसाइटिस है या नहीं है। बट इसके लिए जो मोडेलिटी ऑफ चॉइस है वो लीनियर स्कैनिंग है। वाई सो? बिकॉज जो अपेंडिक्स है ये हमारी बॉडी के तो सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है। ठीक है। अगर तो अपेंडिसाइटिस होगा तो फिर ही आप लोग उसको रूल आउट कर सकते हैं एब्डोमिनल प्रोब के साथ। अदरवाइज इसके लिए जो मोडेलिटी ऑफ चॉइस है बीइंग अ बिगनर वो है लीनियर प्रोब। तो आपने लीनियर प्रोब के साथ ही हमेशा स्कैन परफॉर्म करना है अपेंडिक्स का। ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास ये एक ट्यूब शेप स्ट्रक्चर जोन सा है, ये आ रहा है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल अपेंडिक्स है। अपेंडिसाइटिस के अंदर क्या होता है कि जो इसकी ओवरऑल जो डायमीटर होता है ना, ये वैसे हमारे पास लेस देन 6 mm होना चाहिए। अगर ये डायमीटर जोन सा है ये मोर देन 6 mm हो जाता है और ओवरऑल जो अपेंडिक्स है वो डायलेट हो जाती है और इसके अंदर हमें वॉल इन्फेक्शन जोन सा है वो भी नजर आ रहा होता है, तो देन हम लोग इसको क्या रूल आउट करते हैं, अपेंडिसाइटिस। ठीक है। ये हमारे पास एक इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। ठीक है। ट्रांसवर्स व्यू के अंदर ये हमें रिंग शेप स्ट्रक्चर जोन सा है वो प्रोवाइड करती है। It arises from the cecum. A normal appendix can be hard to find. The diameter must be less than 6 millimeters. Appendicitis is the inflammation of the appendix. The appendix will be dilated. The diameter will be greater than 6 millimeters and the appendiceal wall thickness will be greater than 3 millimeters.
अब यहाँ पे हमारे पास ट्रांसवर्स इमेजेस ऑफ द अब हमारे पास यहाँ पे बताया गया है कि ओवरऑल जो वॉल इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन 3। अगर तो वॉल थिकनेस जोन सी है वो मोर देन 3 आ रही है, ठीक है, तो फिर हम लोग उसे क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस। लेकिन अपेंडिसाइटिस को देखने के लिए सिर्फ वॉल इन्फेक्शन या वॉल इन्फ्लेमेशन की जरूरी नहीं है, उसके लिए उसका ओवरऑल डायमीटर जोन सा होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। हाँ जी, इस सेशन के सर्टिफिकेट्स भी हैं, आई मोस्ट प्रोबेबली 1.5 वीक तक वो आपको रिसीव हो जाएंगे। Tube-shaped organ in the right, a north than 6-week appendix. The appendix will be dilated. The diameter will be greater than 6 millimeters, and the appendiceal wall thickness will be greater than 3 millimeters. These are transverse in ये हमारे पास इसका ट्रांसवर्स व्यू है, ठीक है। नॉर्मली आपको जो अपेंडिक्स है, नॉर्मल अपेंडिक्स वो आपको ऐसी नजर आएगी, ठीक है। लेकिन अगर उसका इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुई होगी तो फिर आपको इस तरह से डबल रिंग स्ट्रक्चर जोन से वो नजर आएगा, ठीक है। तो जब आपने इसको मैयर करना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपने इसको मैयर करना है। यहाँ पे भी इसका जो डायमीटर होगा वो कितना आएगा, 6 mm तक। अगर वो उससे एक्सीड कर जाता है तो फिर हम उसे क्या रूल आउट करते हैं, क्या डायग्नोस करते हैं, अपेंडिसाइटिस। images of the normal appendix and the inflamed appendix. You can see the increased size of the appendix here. The diameter is greater than 6 millimeters and wall thickness will exceed 3 millimeters. On color Doppler, there is increase. जब आप लोग इसके अंदर कलर डॉपलर को ऐड करेंगे तो फिर आपके पास कौन सा है, अपेंडिसियल वॉल, ठीक है। यानी जो अपेंडिक्स की पेरिफ्री है उसके ऊपर आपको जो हाई वेस्कुलरिटी जोन सी है वो नजर आएगी, वेयर एज जो नॉर्मल अपेंडिक्स है उसके ऊपर आपको इस तरह का डॉपलेट के ऊपर फ्लो जोन सा है वो नहीं नजर आएगा। ओवरऑल अपेंडिक्स के अंदर अगर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होगी तो पेरिफ्री के ऊपर आपको हाई वेस्कुलरिटी जोन से वो नजर आएगी। Rooted in the appendiceal wall. Here is a longitudinal view of ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। लॉन्गिट्यूडनल व्यू के अंदर भी वो आपको यही दिखा रहे हैं कि जो अपेंडिशियल वॉल है, यानी जो पेरिफ्री है अपेंडिक्स की, उसके अंदर क्या है, आपको हाई वेस्कुलरिटी जोन से वो नजर आ रही है। appendicitis. You can see a dilated appendix with increased room color Doppler. Spectral Doppler studies can be performed as well to help in diagnosis. The peak systolic velocity will be greater than 10 centimeters per second in appendicitis, and the resistive index will be greater than 0.65. In this image, the PSV is 14.5 centimeters per second, and the resistive index is 0.75. Appendicolith is a calcification located. ओके, देन उसके बाद हमारे पास आता है अपेंडिकोलिथ। अपेंडिकोलिथ किसको कहते हैं कि अगर अपेंडिक्स के अंदर कोई कैलकुलस या फिर कोई स्टोन या फिर कोई क्लासिफिकेशन जो सी है वो आ जाए, ठीक है। अब उसके अंदर जिस तरह से हमें नॉर्मली जो स्टोन्स वगैरह नजर आते हैं, ठीक है, उसकी हमें एक तो ब्राइट इकोजेनिक अपीयरेंस नजर आती है, प्लस हमें उसकी पोस्टीरियर कॉस्टिक शैडोइंग नजर आती है। इस इमेज के अंदर भी यही है, अपेंडिकोलिथ हम लोग उसको तब रूल आउट करेंगे जब हमें ब्राइट इकोजेनिक कैल्सिफिकेशन नजर आएगी विद पोस्टीरियर कॉस्टिक शैडोइंग, और दैट विल बी नोन एज अपेंडिकोलिथ, ठीक है। Inside the appendix, it is hyperechoic and has posterior acoustic shadowing. This image shows us an appendicolith in a transverse view. It is a hyperechoic calcification with posterior shadowing. Hyperechoic periappendiceal fat is another. देन उसके बाद आपके पास एक जो और होता है फीचर, दैट इज नोन एज पेरीपेंडिसल फैट। अब आप लोग अगर ये लेफ्ट पे जो इमेज है यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोई फैट जो सा वो नजर नहीं आ रहा, वेयर एज जो हमारे पास इन्फेक्शन हुआ है जहाँ पर अपेंडिसाइटिस है वहां पर ये देखें आपको हाइपर इक्विक सा मैस जो सा स्ट्रक्चर जो सा फैट जो सा वो नजर आ रहा है, ठीक है। ये इस तरह से आपको फैट की लेयर नजर आ रही है, लेकिन अगर हमारे पास अगर नॉर्मल अपेंडिक्स है उसके अंदर ये चीज हमें नजर नहीं आ रही है, तो दिस इज अनदर सोनोग्राफिक फीचर ऑफ अपेंडिसाइटिस, पेरीअपेंडिशियल फैट। Sign of appendicitis.
The appendix will be surrounded by echogenic fat. In the normal image, this fat is not prominent, whereas in appendicitis, it can be seen very clearly. Here is a transverse image showing hyperechoic periappendiceal fat. This periappendiceal hyperechoic fat structure will usually be measuring greater than 10 millimeters. It will look like a thick layer of fat surrounding the inflamed appendix. Here is a longitudinal view showing hyperechoic fat structure measuring greater than 10 millimeters. Periappendiceal fluid is another feature of appendicitis. You can see fluid surrounding the appendix. Overall, it has made the appendix hypoechoic as compared to the normal one. Here is a transverse view showing periappendiceal fluid. We can see a bit of fluid in this area. A perforated appendix can be very difficult to visualize on ultrasound. It presents with a full thickness defect in the wall of the appendix. This is the defect. यहाँ पे हमें वो परफोरेटेड दिखा रहे हैं जिसके अंदर ये आपके पास जो सा ये डिफेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है, और ये आपके पास सारी परफोरेशन हुई हुई है अपेंडिक्स में, ठीक है, ये बल्ज बना हुआ है इतना ज्यादा। Abscess is also seen outside the appendix in the right iliac fossa. This is a longitudinal view showing a defect in the appendiceal wall and abscess outside the appendix. Thank you so much for watching. Please subscribe and stay tuned for more imaging videos. क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई इशू तो नहीं है किसी को? समझ आ गई है सबको? सब क्लियर है? अब हमारा एब्डोमेन जोन सा है ये ओवरऑल क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों का किसी भी चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपके अकॉर्डिंग एब्डोमेन में कोई चीज रह गई है तो प्लीज आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि मेरे मुताबिक तो जब हम एब्डोमेन का स्कैन करते हैं तो आई थिंक सो दीज आर द ओनली थिंग्स जिसको हम लोगों ने रूल आउट करना होता है ड्यूरिंग स्कैनिंग, एब्डोमिनल स्कैनिंग, ठीक है। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या अगर आप लोग चाह रहे हैं, आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज यू कैन, या कोई ऐसी चीज जो मेरे से मिस हो गई हो। आई होप कि सेशन से आपकी काफी चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। ईद के बाद हमारा एक सेशन आएगा स्मॉल पार्ट्स का। उसके अंदर ब्रेस्ट, थायराइड, प्रोस्टेट, ट्रांसरेक्टल स्कैनिंग, ये सब हम लोग उसके अंदर कवर करेंगे। ओवरऑल स्कैन कैसे करते हैं, कौन कौन सी abnormalities होती हैं, तो ये सब चीजें जो सी हैं हम लोग ये इवन इवन के लिम्फ नोड्स, ये सब हम लोग स्मॉल पार्ट्स के अंदर इसको कवर करेंगे बिकॉज ये स्मॉल पार्ट्स का लेक्चर है। और देखिए अगर मैं आप लोगों को अभी इसके अंदर बताऊंगी ना तो आप लोगों को एक तो समझ नहीं आएगी क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में देखने वाली हैं, ठीक है। अगर मैं आपको सिर्फ उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ लिम्फ नोड की, आप लोगों को नहीं पता कि ओवरऑल आपको उसकी कुछ कैसी नजर आएगी, आप लोगों के पास लिम्फ नोड्स के अंदर और कौन सी abnormalities होती है, कौन सी ग्रेडिंग्स होती हैं, वो चीज ना बहुत लंबी हो जाएगी। तो अप टू यू, इंशाल्लाह जैसे ही ईद खत्म होगी ना तो ईद के फौरन बाद स्मॉल पार्ट्स का एक लेक्चर आएगा, हमारा 15 डेज का सेशन है वो भी। तो उसके अंदर थायराइड, ब्रेस्ट, लिम्फ नोड्स, अपेंडिक्स, प्रोस्टेट, ये हम सारा कवर करेंगे। फिर इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मस्कुलर की तरफ भी आएंगे, वास्कुलर की तरफ भी आएंगे, और कुछ हमारी वर्कशॉप्स होंगी रिपोर्टिंग से रिलेटेड जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगी गायनी की रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, एब्डोमिनल रिपोर्टिंग कैसे होती है, पोप्स गायनी के सेशन आगे आएंगे। तो आई होप कि आप लोग उसको भी ज्वाइन करेंगे ताकि आपके बहुत ज्यादा चीजें जो उनसे वो उससे क्लियर हो। किसकी पेमेंट?
हाँ जी बिल्कुल, स्मॉल पार्ट्स का जो लेक्चर होगा उसकी अलग से पेमेंट होगी। ये वाली जो पेमेंट थी इसमें सिर्फ एब्डोमिनल स्कैनिंग की था। अब इंशाल्लाह जैसे जैसे नेक्स्ट सेशंस आएंगे हर किसी की पेमेंट अलग अलग ही होगी। हाँ जी बिल्कुल, सर्टिफिकेट है इसका। आपको विद इन 1 to 2 वीक्स के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह। कोई और क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर ना हुआ है? होप कि अगर आप लोग अब इंडिपेंडेंट स्कैनिंग करेंगे तो काफी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। मैं पैथोलॉजी इसका बिल्कुल भी नहीं कह रही कि वो आप लोग की बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए, आप लोग सिर्फ अभी बेसिक से स्टार्ट लें। अगर आपको बेसिक स्कैनिंग अच्छी करनी आ जाएगी तो बेसिक और पैथोलॉजी में आपको डिफरेंस खुद ब खुद ही नजर आएगा। तो जाहिर है हमने पैथोलॉजीज भी पढ़ी है, जब आपके सामने कोई पैथोलॉजी आएगी तो आप लोग फौरन उसको पिक कर सकते हैं, ठीक है। बट हर चीज उनसे वो टाइम टेकिंग है। मैं ये नहीं चाह रही कि आप लोग एकदम से मैं आपको यहाँ से रेडियोलॉजिस्ट बना के निकालूं, ऐसा हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें आपको आएंगी और इंसान सारी जिंदगी सीखता रहता है, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीजें अल्ट्रासाउंड में भी ऐसी भी होंगी जो मुझे भी नहीं आती होंगी। तो इसलिए ये है कि आपसे मैं इतनी सी उम्मीद जरूर रखती हूँ कि आप लोग अगर आप स्कैन स्टार्ट करेंगे तो आपको बेसिक स्कैनिंग कम से कम आ जाएगी। लिवर को कैसे देखते हैं, किडनीज को कैसे देखते हैं, उसके मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं, आप ब्लैडर को कैसे देखते हैं, स्मॉल पार्ट्स को क्या वो सॉरी स्प्लीन को कैसे देखते हैं, पेशेंट की पोजीशनिंग कैसे होती है। तो आई होप कि ये चीजें तो कम से कम आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चलता रहता है। चलें, गुड है, परफेक्ट है। कभी कोई आप में कोई इशू हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।